आप देख रहे हैं खूनी सन्नाटा अरमान के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, वह कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ कर देता है। पर मेरे केस में तो ऊपर वाले ने सिर्फ फाड़ी ही थी। देना तो वो मानो भूल ही गया था। कभी कभी तो लगता था साले ऐसी कौन सी पनौती की नदी में डुबकी लगा ली है कि हर तरफ की मुसीबतें मुझसे ऐसी चिपकी रहती हैं जैसे मक्खियां गुड़ से चिपकी रहती हैं। ये हाल ही की बात है। जब लखनऊ जाने का प्लान बना तो मैंने तत्काल में ट्रेन की टिकट बुक की और अगली शाम को स्टेशन जाने के लिए मोहल्ले के चौराहे से एक ऑटो ली। क्योंकि मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा था कि किस्मत ने मेरे लिए कोई ना कोई समस्या जरूर लिखी होगी। ऐसे में मैंने ट्रेन से 1 घंटा पहले स्टेशन पहुंचने का प्लान बना लिया था। इसलिए मैं 8 बजे ही ऑटो से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया। पर जिस ऑटो में बैठा था, उस ऑटो का सीएनजी खत्म होने के कगार पर था। ऐसे में ऑटो वाले ने सीएनजी रिफिल कराने के लिए सीएनजी पंप पर ऑटो लगा दी, जहां पहले से ही काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। और जब तक हमारी बारी आई तब तक 20 मिनट गुजर गए और सीएनजी रिफिल होते ही ऑटो वाले ने सर पर ऑटो भगाया और इस भागम भाग में ऑटो वाले ने रेड लाइट जंप कर दी और रेड लाइट जंप करते ही ऑटो वाले को दो देवता नजर आ गए और ऑटो वाले को ऑटो साइड में लगाना पड़ा। दरअसल वो दोनों देवता कोई और नहीं बल्कि ट्रैफिक पुलिस वाले थे और इस तरह अगले 15 मिनट और लग गए ऑटो वाले को ट्रैफिक पुलिस के पंजे से बाहर निकलने में। पर अब तक मेरा गुस्से का पारा भी चढ़ चुका था। पर मैं करता भी क्या। खैर, जैसे तैसे उस ऑटो वाले ने मुझे स्टेशन छोड़ दिया, वो भी 10 मिनट पहले। मैं ऑटो से उतरते ही भागा प्लेटफॉर्म 7 की तरफ जहां पर मेरी ट्रेन लगी हुई थी। अभी मैं अपनी प्लेटफॉर्म की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी एक लड़की मेरे से जोर से टकरा गई और वो टकराते नीचे गिर पड़ी। उस लड़की के नीचे गिरते ही मैंने जब उसे उठाने के लिए जैसे ही हाथ दिया तो वैसे ही वह लड़की मुझ पर भड़क गई और भड़कते हुए बोली, अबे लफंगे अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता। इससे पहले मैं कुछ कह पाता कि उस लड़की के सपोर्ट में लोग जमा होने लगे। वो कमीनी लड़की भी चालू थी। जैसे उसने देखा कि लोग जमा होने लगे हैं तो वैसे ही वो फूट फूट कर रोने लगी। उस लड़की का रोना शुरू हुआ नहीं कि वहां जमे हुए लोग मुझ पर ऐसे बरसने लगे मानो मैंने कोई बहुत संगीन अपराध कर दिया हो। यहाँ तक कि कुछ मंचले तो मेरे हाथ पैर तोड़ने की बात भी करने लगे और शायद वो लड़के मेरे हाथ पैर तोड़ देते अगर सही वक्त पर रेलवे पुलिस बीच बचाव में नहीं पड़ते। रेलवे पुलिस ने पहले तो गुस्साई भीड़ को दफा किया और फिर हम दोनों की बातें सुनी और मामला शांत करवा दिया। खैर, मैं उस भसड़ से तो निकल गया पर इस बीच मेरी ट्रेन जा चुकी थी। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे अंदेशा था। ट्रेन तो छूट चुकी थी। तो ऐसे में मैं दूसरी ट्रेन देखने लगा। किस्मत से मुझे दूसरी ट्रेन भी मिल गई। पर वो ट्रेन रात के 11 बजे की थी और अभी 1:30 बजे हो रहे थे। पर दिक्कत वाली बात यह थी कि उस ट्रेन में कोई सीट अवेलेबल नहीं थी। तो ऐसे में मुझे या तो फाइन देना पड़ता या फिर जनरल बोगी में सफर करना पड़ता। जनरल बोगी का हाल तो आप जानते ही हैं कि उसमें किस तरह से लोग ठुसे होते हैं। लिहाजा मैंने फाइन देना ही ठीक समझा और जब ट्रेन आई तो मैं स्लीपर क्लास में चढ़ गया, ये सोचकर कि जब टीटी आएगा तब उससे ही फाइन देकर टिकट ले लूंगा। ट्रेन में चढ़ने के बाद मैंने ट्रेन के गेट पर ही अपने बैठने लायक जगह बना ली क्योंकि और कहीं जगह नहीं थी। फिर इसी बीच ट्रेन भी खुल गई और अब मुझे इंतजार था तो बस टीटी के आने का ताकि मैं फाइन देकर कोई सीट का इंतजाम कर लूं। पर रात के 1 बजे बजने को थे, पर कोई भी टीटी अभी तक टकराया नहीं था। फिर इसी बीच ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकी। इससे पहले ट्रेन वहां से चलती कि 3 लड़के उसी बोगी में चढ़े जिसमें मैं था। वो तीनों भी वहीं ट्रेन के गेट पर ही बैठ गए। पता नहीं क्यों उन तीनों के आने से अब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी थी। दरअसल वो तीनों लड़के नशेड़ी थे और जो वो एक दूसरे से बात कर रहे थे उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि वो तीनों बहुत ही बड़े बदमाश हैं। मैं अभी यही सोच रहा था कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है कि तभी उन तीनों में से एक लड़के ने मुझसे बोला, अरे क्या हुआ भैया, हम तीनों तुम्हें इतने अच्छे लग रहे हैं कि हमसे तुम्हारी नजर ही नहीं हट रही है। दरअसल मैं उन्हें एक टक घूरे जा रहा था और मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। पता नहीं उस वक्त मेरी बुद्धि कहाँ पर तफरी मारने निकल गई थी। खैर, मैंने उस वक्त किसी तरह मामले को संभाला और अपनी निगाह घुमा के ट्रेन के दरवाजे की तरफ से बाहर की ओर देखने लगा। अभी मैं ट्रेन के बाहर ही देख रहा था कि तभी उन तीनों में से एक लड़का ट्रेन के दरवाजे के बिल्कुल आगे आकर बैठ गया। फिर जब मैंने उस लड़के पर गौर किया तो मैंने नोटिस किया कि उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा है। इससे पहले मैं ये समझ पाता कि वह भड़क क्या करने वाला है कि तभी पीछे बैठे बाकी के दो लड़के बोले, भाई निशाना जमा कर मारना, चांदनी फूटी तो पार्टी नहीं मिलेगी। इसी बीच ट्रेन किसी रेलवे फाटक से गुजरी और जैसे ही उस लड़के ने वो पत्थर फेंक कर मारा उन लोगों को जो उस वक्त रेलवे फाटक के क्रॉसिंग पर खड़े थे। पर गनीमत थी कि उस लड़के का निशाना चूक गया, जिससे बाकी के दोनों लड़के उस पर हंसने लगे और उसे एक और पत्थर थमाते बोले, इस बार मत चूकना।
इसी बीच जब मैंने उन दोनों लड़कों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उनके पास पत्थरों से भरा एक बैग है, मानो वो पूरी तैयारी के साथ आए हो। पर इस बार जैसी ट्रेन ने दूसरा रेलवे फाटक क्रॉस करना शुरू किया तो वैसे ही उस लड़के ने वो पत्थर फिर से दे मारा। पर इस बार भी उसका निशाना चूक गया और उनका यही सिलसिला चलता रहा। जब भी ट्रेन रेलवे फाटक से गुजरती तो वो लड़का अपना निशाना आजमाता। वहीं दूसरी तरफ अब मुझे उनसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था। मुझे इतना तो अंदाजा हो गया था कि ये तीनों बददिमाग लड़के मेरे साथ भी बसी पनाह कर सकते हैं। इसलिए मैंने चुपचाप वहां से निकलने की सोची। पर इससे पहले मैं वहां से उठ पाता कि तभी पीछे बैठे एक लड़के ने उस लड़के का मजाक उड़ाते हुए मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, भाई तेरे से तो अच्छा निशाना ये भाई लगा लेगा। उस लड़के के इतना कहते ही वो लड़का जो निशानाबाजी कर रहा था पीछे पलटा और मेरी तरफ देखते हुए बोला, ऐसा है तो एक मौका इसे भी दे देते हैं। उसके ये कहते ही दूसरे लड़के ने झट से मेरे हाथ में एक पत्थर थमा दिया और मुझे धमकाते हुए बोला, निशाना चुकना नहीं चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने उन्हें मना करने की कोशिश की पर मेरे मना करते ही वो तीनों मुझ पर भड़क गए और चाकू निकालते हुए बोले, तेरे को प्यार से समझ में नहीं आता, चुपचाप से निशाना लगा। उसके चाकू देखते ही मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे। उस वक्त मेरी भलाई इसी में थी कि मैं उनकी बात मान लूं, लिहाजन मैंने उनकी बात मान ली, यह सोचकर कि मेरे निशाना नहीं लगने पर वो दोनों शांत हो जाएंगे। पर मेरी बारी में जब रेलवे फाटक आया तो ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई और जैसे ही मेरी बोगी रेलवे फाटक के सामने आई तो वैसे ही मुझे दो लोग लाल कमीज में खड़े नजर आए। उन्हें देखते ही मैंने वो पत्थर उन्हीं की ओर दे मारा और देखो मेरी फूटी किस्मत, वो पत्थर सीधे जाकर उस आदमी के सर पर लगा। पत्थर लगते ही वो जोर से चिल्लाया और वो नीचे गिर पड़ा। फिर इसी बीच ट्रेन तो आगे निकल गई, पर मेरा दिल अब जोरों से धड़कने लगा। वहीं वो तीनों लड़के मेरी वाहवाही करने लगे। मैं ये सोच सोच के मरा जा रहा था कि यह मेरे हाथों से क्या हो गया। अभी मैं अंदर ही अंदर अपने किए पर पछता रहा था कि इसी बीच ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई और जब इस बार एक और रेलवे फाटक आया तो वो पागल लड़के फिर से हाथों में पत्थर लेकर तैयार हो गए। और इस बार तो वो तीनों के तीनों ही पर जैसे हमारी बोगी रेलवे फाटक के सामने आई तो वैसे ही वो तीनों लड़के जम से गए। ट्रेन रेलवे फाटक को क्रॉस करती हुई आगे निकल गई, पर वो तीनों लड़के अभी भी वैसे ही हाथ में पत्थर पकड़े खड़े रहे। फिर जब मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, अरे भाई क्या हुआ तुम लोगों को, तब जाके वो पीछे पलटे और पीछे पलटते ही वो तीनों के तीनों धड़ाम से नीचे गिर पड़े। नीचे गिरते ही वो तीनों ही छटपटाने लगे, मानो उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा हो। पर उस वक्त मैं कुछ कर भी नहीं सकता था सिवाय देखने के। हालांकि उस वक्त और भी लोग वहां उन तीनों को छटपटाता हुआ देख रहे थे, पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वैसे भी इन सालों के साथ जो भी हो रहा था अच्छा ही हो रहा था। फिर कुछ देर के बाद वह तीनों नॉर्मल हो गए, पर उनके चेहरे पर एक खौफ था। उनके दांत कटकटा रहे थे। इसी बीच ट्रेन की रफ्तार फिर से धीमी हुई और फिर ट्रेन रुक गई। पर इस बार ट्रेन किसी जंगल के बीच रुकी थी। अभी मैं ट्रेन के बाहर ही देख रहा था कि तभी कोई बड़ी ही तेजी से अंदर आया और उन तीनों लड़कों में से एक को झटके से घसीटते हुए बाहर लेकर चला गया। दोस्तों, ये सब इतना तेजी से हुआ कि मैं तो देख भी नहीं पाया कि आखिर कौन उस लड़के को खींच के ट्रेन के बाहर ले गया। वहीं दूसरी तरफ बाकी बचे दोनों लड़के वहां से दूसरी बोगी की तरफ चीखते हुए भागे। पर मैं वहीं पर बैठा रहा क्योंकि मुझे उनके पीछे हरगिज नहीं जाना था। अभी मैं वही बोगी के दरवाजे के पास खड़ा बाहर की ओर ही देख रहा था कि तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसने लाल कमीज पहनी हुई थी और उसके सर में एक पत्थर धंसा हुआ था। अब ये देखते ही मेरी हालत पतली पड़ गई। डर इस कदर मेरे पर हावी हो गया कि मेरे शरीर ने एकदम से काम करना बंद कर दिया और मैं वहीं उसी वक्त बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी स्टेशन के वेटिंग रूम के बेंच पर लेटा हुआ था। सुबह भी हो चुकी थी। होश में आने के बाद भी मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। खैर किसी तरह मैं अपने मंजिल तक तो पहुंच गया, पर कुछ महीनों तक मुझे वो लाल कमीज वाला आदमी कभी भी कहीं भी खड़ा नजर आता रहा। मैंने डॉक्टर से लेकर ओझा बाबा सबको दिखाया, पर किसी ने भी मेरी इस बीमारी का हल नहीं ढूंढा और आज भी मुझे वो लाल कमीज वाला आदमी नजर आ जाता है। पर अब आदत सी हो गई है मुझे। अब उतना डर तो नहीं लगता, पर पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा। यही सोच सोच के मैं मरा जा रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में एक और लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम रविंद्र है। आज से 25 साल पहले सन 2000 की सर्दियों की एक रात मेरे साथ कुछ ऐसा घटा जो मेरे जीवन का सबसे भयानक और अविश्वसनीय अनुभव बन गया। मैं उस वक्त दिल्ली में रहता था, एक साधारण सा नौजवान जो अपनी यामाहा बाइक पर शहर की सड़कों को नापता था। मुझे भूत प्रेतों की कहानियों पर कभी भी यकीन नहीं था। मेरे लिए सब बकवास थी, बुजुर्गों की मनगढ़ंत कहानियां या फिर देर रात की गपशप में रंग भरने की कोशिश। लेकिन उस रात जिस सड़क से मैं गुजरा उसने मेरी यह धारणा को तहस नहस कर दिया। ये दिल्ली की वही खुली सड़क थी जिसे लोग भूतिया रोड कहते थे। इस सड़क का नाम सुनते ही लोगों के चेहरों पर दहशत तैरने लगती थी।
कहते थे कि यह सड़क किसी पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनी थी और रात के समय यहाँ अजीब अजीब सी घटनाएं होती थी। कुछ लोग तो ये भी दावा करते थे कि यहाँ से गुजरने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। पर मैंने इन बातों को हमेशा हंसी में उड़ा दिया था। लेकिन उस रात मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। दोस्तों, उस रात मैं अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। दिल्ली की सर्दियां अपने चरम पर थी। हवा में ठंड और कोहरे का ऐसा मिश्रण था कि सांस लेना भी दुश्वार हो रहा था। रात के करीब 1 बजे बजे होंगे। मेरा घर दिल्ली के बाहरी इलाके में था और मुझे शहर के बीच से गुजरने वाली उस सुनसान सड़क से होकर जाना था। मेरी बाइक की हेडलाइट कोहरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी रोशनी कुछ ही फीट तक जा पा रही थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ थे, जिनकी टहनियां हवा में हल्के हल्के झूल रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें हिला रही हो। सड़क पर उस वक्त कोई और नहीं था, सिर्फ मेरी ही बाइक के इंजन की गूंज और मेरे दिल की धड़कनें वहां पर मौजूद थी। मैंने अपने आप को तसल्ली दी कि यह सिर्फ एक साधारण सड़क है और मैं जल्दी अपने घर पहुंच जाऊंगा। लेकिन तभी बिना किसी चेतावनी के मेरी बाइक रुक गई। इंजन अचानक ही बंद पड़ गया, जैसे किसी ने उसे जबरदस्ती थाम लिया हो। मैंने कई बार किक मारने की भी कोशिश की, लेकिन बाइक ने कोई जवाब ही नहीं दिया। मेरे माथे पर पसीना छलछला आया। इस ठंडी रात में भी मुझे गर्मी सी महसूस होने लगी। फिर मैंने बाइक को साइड में खड़ा किया और अपनी टॉर्च निकालकर अपने आसपास देखा तो कोहरे के बीच सड़क के किनारे कुछ हल्की हल्की आकृतियां दिख रही थी। पहले तो मुझे लगा कि यह सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर मुझे कुछ आवाजें सुनाई दी। रोने की आवाजें, नन्ही मासूम सी आवाजें, जैसे कोई बच्चा दर्द में करा रहा हो, जिन्हें सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जिधर से आवाज आ रही थी। तो कोहरे के बीच सड़क के बीचों बीच दो छोटे बच्चे बैठे थे। उनकी उम्र शायद 5 या 6 साल की रही होगी। उन दोनों के कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरों पर बहुत ही गंदगी लगी थी। वे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए रो रहे थे। उनका रोना इतना दर्दनाक था कि मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। जी हाँ दोस्तों, इतनी रात में इस सुनसान सड़क पर यह बच्चे यहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या वो खो गए थे? यह कोई और बात थी इनके साथ? यही सोचते हुए मैंने अपने डर को दबाया और उनकी ओर बढ़ा। मेरे कदम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हवा में एक अजीब सी उस वक्त ठंडक थी जो मेरी हड्डियों तक उतर रही थी। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा तो मेरे कदम अचानक ही रुक गए। उन बच्चों ने मेरी ओर देखा तो उनकी आंखों में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं थी। उनकी आंखें पूरी तरह से काली थी, जैसे उनमें कोई पुतलियां ही ना हो। सिर्फ एक गहरा काला खालीपन मेरे गले में कुछ अटक सा गया। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन मेरे पैर पता नहीं क्यों वहीं पर जम से गए थे। मेरे शरीर में जैसे कोई ठंडी सी लहर दौड़ रही थी। फिर अचानक ही दोनों बच्चे वहां से गायब हो गए और मैंने इधर उधर देखा, लेकिन वो कहीं नहीं थे। कोहरा और भी ज्यादा घना हो गया था और मेरी टॉर्च की रोशनी अब मुश्किल से कुछ इंच आगे तक ही जा रही थी। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लगा कि मेरा दिल मेरे सीने से बाहर निकल आएगा। फिर मैंने खुद को संभाला और अपनी बाइक की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही मैं बाइक तक पहुंचा तो मुझे फिर से वही रोने की आवाज सुनाई दी। पर इस बार यह मेरे ठीक पीछे से आ रही थी। मैंने पीछे पलट कर देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। अब मेरी सांसें काफी तेज हो रही थी तो मैंने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो फिर से बंद पड़ गई। तभी मुझे अपने कंधे पर एक ठंडा सा स्पर्श महसूस हुआ। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा हो। मेरे पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो अब भी वहां पर कोई नहीं था। लेकिन हाँ, हवा में एक हल्की सी फुसफुसाहट थी। वो कह रही थी, रुक जाओ। यह आवाज इतनी ठंडी थी कि मेरे शरीर में फिर से सिरहन दौड़ गई। मैंने अपने आप को समझाया कि यह सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन तभी मेरी टॉर्च की रोशनी में सड़क के किनारे एक और आकृति दिखाई दी। यह एक औरत थी जिसके लंबे उलझे हुए बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। उसका शरीर हवा में तैर रहा था, जैसे वह जमीन को छू ही नहीं रही हो। उसका लहंगा फटा हुआ था और उसकी त्वचा इतनी पीली थी कि वह कोहरे में चमक रही थी। दोस्तों, उस वक्त मैं चीखना तो चाहता था, लेकिन मेरी आवाज गले में ही अटक गई। वो औरत धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। उसकी हरकतें इतनी धीमी थी कि मुझे ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। फिर मैंने अपनी सारी ताकत लगाकर बाइक को धक्का दिया और उसे स्टार्ट करने की कोशिश की। पर इस बार इंजन चालू हो गया। मैंने बिना पीछे देखे बाइक दौड़ा दी। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद मुझे फिर से वही बच्चों की रोने की आवाज सुनाई दी। पर इस बार यह मेरे दिमाग में गूंज रही थी, जैसे कोई मेरे सिर के अंदर ही चीख रहा हो। पर लेकिन सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक ही जगह पर चक्कर काट रहा हूँ। कोहरे के बीच वही पेड़, वही मोड़ बार बार मेरे सामने आ रहे थे। मेरी बाइक की स्पीड बार बार कम हो रही थी, जैसे कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। मैंने अपने दिमाग को किसी तरह से शांत करने की कोशिश की, लेकिन तभी मुझे अपनी बाइक के पीछे एक वजन महसूस हुआ।
मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे बैठ गया हो। मेरे पूरे शरीर में ठंडी सी सिरहन दौड़ गई। फिर मैंने हिम्मत जुटाकर अपने कंधे के ऊपर से पीछे देखा तो वहां पर वही औरत थी जिसे मैंने सड़क के किनारे पर देखा था। उसके बाल अब मेरे चेहरे को छू रहे थे और उसकी आंखें वे तो पूरी तरह से काली थी। उसकी मुस्कान इतनी भयानक थी कि मेरे खून में ठंडक दौड़ गई। फिर मैंने चीखते हुए बाइक को और भी तेजी से दौड़ाया। मेरे दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि इस सड़क से बाहर निकलना। लेकिन जितना मैं आगे बढ़ता तो उतना ही सड़क लंबी होती जाती। कोहरा और भी घना हो गया था और अब मुझे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक ही मेरी बाइक फिर से रुक गई, पर इस बार इंजन की आवाज पूरी तरह खामोश हो गई। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी टॉर्च सुई उठाई और आसपास देखा तो कोहरे के बीच मुझे फिर से वही दो बच्चे दिखाई दिए। पर इस बार वो मेरे सामने खड़े थे और उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो दोनों धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मेरे पैरों में जैसे जान ही ना बची थी। मैं पीछे हटना तो चाहता था लेकिन मेरे शरीर ने मेरा साथ छोड़ दिया। तभी मुझे अपने पीछे फिर से वही ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। मैंने पीछे पलट कर देखा और इस बार वो औरत मेरे ठीक सामने थी। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और उसकी आंखों में एक ऐसा खालीपन था जो मेरे दिल को चीर रहा था। उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए और मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर का तापमान तेजी से गिर रहा था। मेरी सांसें भी रुक रही थी और मेरे सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को समझाया कि यह सब एक बुरा सपना है। फिर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं एक अजीब सी जगह पर था। ये सड़क नहीं थी, यह एक पुराना कब्रिस्तान था। चारों तरफ टूटी फूटी कब्रें थी जिन पर मिट्टी और घास जमा थी। हवा में एक ऐसी सड़ान भरी गंध थी और कोहरे के बीच मुझे कई आकृतियां दिखाई दे रही थी। वे सभी मेरी तरफ देख रही थी। कुछ के चेहरों पर कोई मांस नहीं था, सिर्फ हड्डियां। कुछ के शरीर आधे अधूरे थे जैसे कोई उन्हें खींच कर ले गया हो। मैं चीखना तो चाहता था लेकिन मेरी आवाज मेरे गले से गायब थी। तभी मुझे फिर से वही दो बच्चे दिखाई दिए, पर इस बार वो मेरे सामने नहीं बल्कि एक पुराने पेड़ के नीचे खड़े थे। उनके चेहरों पर अब कोई भी भाव नहीं था, वे सिर्फ मुझे ही घूर रहे थे। फिर मैंने उनके पास जाने की कोशिश की लेकिन मेरे कदम उठ ही नहीं रहे थे। तभी मुझे अपने पीछे की ओर एक और आवाज सुनाई दी। यह एक पुरुष की आवाज थी जो गहरी और भारी थी। फिर मैंने पीछे पलट कर देखा लेकिन वहां पर कोई नहीं था। फिर मैंने अपने आप को किसी तरह से समझाया कि यह सब मेरे दिमाग का वहम है। लेकिन तभी मुझे अपने चारों तरफ कई आकृतियां दिखाई दी। वे सभी मेरी तरफ बढ़ रही थी, पर मैंने किसी तरह से अपनी टॉर्च को इधर उधर घुमाया, लेकिन उसकी रोशनी अब काम ही नहीं कर रही थी। दोस्तों, उस वक्त अंधेरा इतना गहरा था कि मुझे कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे अपने पैरों के नीचे कुछ नरम सा महसूस हुआ। मैंने नीचे देखा। ये मिट्टी नहीं थी बल्कि यह खून था जो मेरे जूतों को भिगो रहा था। मेरी दिल की धड़कनें रुक सी गई थी। मैंने अपने चारों तरफ देखा तो कब्रिस्तान की कब्रों से अब धीरे धीरे आकृतियां निकल रही थी। कुछ के हाथों में पुराने हथियार थे तो कुछ के चेहरों पर खून के धब्बे। वे सभी मेरी ओर बढ़ रहे थे। फिर मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन मेरे पैर जमीन में धंस रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे नीचे खींच रहा हो। फिर मैंने अपनी सारी ताकत लगाई और किसी तरह खुद को खींचकर एक पेड़ के पास पहुंचा। लेकिन जैसे मैंने पेड़ को छुआ तो मुझे एक और ठंडा स्पर्श महसूस हुआ। फिर मैंने ऊपर देखा तो वो औरत फिर से मेरे सामने खड़ी थी। इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी बल्कि उसकी आंखें अब लाल हो रही थी जैसे उनमें आग जल रही हो। उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए और मैंने महसूस किया कि मेरा शरीर हल्का हो रहा है। मेरे पैर जमीन से ऊपर उठ रहे थे। फिर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने आप को समझाया कि यह सब मेरा एक सपना है। लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं फिर से उसी सड़क पर था और मेरी बाइक मेरे सामने खड़ी थी और कोहरा अब थोड़ा हल्का भी हो गया था। फिर मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और पूरी ताकत से दौड़ा दी, पर इस बार सड़क खत्म होती दिखाई दी। फिर कुछ मिनट बाद मैं अपने घर के सामने पहुंच गया। मैंने अपनी बाइक रोकी और जल्दी से अपने घर के अंदर भागा। मेरे शरीर में अभी ठंडक थी और मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर जब मैंने अपने आप को शीशे में देखा तो मेरा चेहरा पीला पड़ गया था। मेरे कंधे पर कुछ निशान थे जैसे किसी ने अपनी नाखूनों से गड़ा दिए हों। मैंने उस रात के बाद कभी भी उस सड़क पर कदम नहीं रखा, लेकिन उस रात का डर मेरे मन में आज भी जिंदा है। दोस्तों, मैंने बाद में उस सड़क के बारे में और भी जानने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने बताया कि वह सड़क वाकई में एक पुराने कब्रिस्तान के ऊपर बनी थी। कुछ ने कहा कि वहां कई साल पहले एक दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें दो बच्चे और उनकी मां मर गई थी। कुछ ने तो ये भी कहा कि उनकी आत्माएं आज भी उस सड़क पर भटकती हैं और जो भी वहां से गुजरता है तो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती हैं। पर मुझे नहीं पता कि उस रात जो मेरे साथ हुआ वो सच था या मेरा वहम। लेकिन हाँ, एक बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि वो सड़क कोई साधारण सड़क नहीं थी।
वो एक ऐसी जगह थी जहां जिंदगी और मौत की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि कोई और कभी उस सड़क पर ना जाए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त अरमान जल्दी मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया कहानी के साथ।